प्यारे बच्चों, कल के सत्र में हमने कक्षा 10 के गणित विषय के प्रथम अध्याय पर चर्चा प्रारंभ की थी। पहला पाठ आपका वास्तविक संख्याएं है और वास्तविक संख्याओं के संदर्भ में हमने देखा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से किस प्रकार आप दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। दो दी गई संख्याओं के एचसीएफ को विस्तार से ज्ञात करने की विधि हमने इसमें सीखी। हमने कल आपसे कहा था कि जो दूसरी महत्वपूर्ण प्रमेय हम इसमें पढ़ेंगे वह है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसे कि हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे की टॉपिक के लिए हम बोर्ड पर चलते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अथवा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है जबकि हम गुणनखंडों के आने वाले क्रम पर विचार नहीं करते। जबकि हम गुणनफल में आने वाली संख्याओं के क्रम पर विचार नहीं करते। उदाहरण के लिए, इस बात को समझने के लिए मैं आपके सम्मुख एक बात कहूंगा। अगर हम 15 के गुणनखंडन करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 3 गुणा 5 ये अद्वितीय रूप है। अगर हम इसको 5 गुणा 3 भी लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हमने किस गुणनखंडन को लिखा है। बड़ी भाज्य संख्या होगी, संभवतया उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अधिक होगी, पर हम उसके क्रम पे विचार न करते हुए कि कौन आगे आ रहा है कौन पीछे आ रहा है, हम ये देखेंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसका उपयोग क्या है, इसके उपयोग के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहला उपयोग जो आप पिछली कक्षाओं में भी करते आए हैं, गुणनखंडन की सहायता से हम दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अभी ये देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का भी एक विशेष गुण होता है जो कि भाज्य संख्याओं के द्वारा धारित होता है। अब मान लीजिए, माना हमारे पास कोई भी दो संख्याएं हैं, दो पूर्ण संख्याएं हैं। माना दी गई पूर्ण संख्याएं a व b है। तो एक खूबसूरत गुण इनका निकल के आता है कि यदि हम एलसीएम निकाल लें, इसका a b का हम एलसीएम निकाल लें और इस एलसीएम संख्या को मान लो हम l कह दें, जो भी हमको प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल दें, इन a और b का एचसीएफ निकाल दें और इस एचसीएफ से प्राप्त होने वाली संख्या को हम h कह दें। तो एक गुण जो इस पर हमको नजर आता है इसके बाद में कि यदि हम दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लें, अर्थात a गुणा b ज्ञात कर लें, तो a गुणा b का मान निश्चित रूप से l गुणा h के बराबर होगा। अर्थात दो संख्याओं का एचसीएफ और दो संख्याओं के एलसीएम की गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। अब इसी तथ्य के आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर बहुत सारी समस्याएं आपके सामने रखी जा सकती हैं।
मसलन हमारे पास दो संख्याएं दी गई हों और उसके अतिरिक्त इन दो चीजों में से एक राशि आपके पास ज्ञात हो, तो आप तीसरी चीज को स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास a ज्ञात हो, l ज्ञात हो, h ज्ञात हो, तो आप b ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में आपके पास a ज्ञात हो, b ज्ञात हो, l ज्ञात हो, तो आप h ज्ञात कर सकते हैं। तो कई तरह के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। हम एक छोटा सा इस पे उदाहरण लेंगे ताकि आपका ये तथ्य बहुत मजबूत हो जाए। एक उदाहरण की चर्चा हम इसमें करेंगे कि दो संख्याएं ले लेते हैं, आसान सी संख्याएं लें। मान लीजिए एक हमारे पास 28 है और एक हमारे पास 35 है। तो एक उदाहरण ले लिया इसकी पुष्टि करने के लिए, a बराबर 28 और b बराबर 35। इन दो दी गई संख्याओं के आधार पर हम पिछले गुण का सत्यापन करेंगे। इसके लिए आवश्यक था कि सबसे पहले हम a और b का HCF ज्ञात करें, a और b का LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। एक ये भी तरीका आपने देखा होगा कि हम 28 और 35 को इस तरह से लिख लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी अभाज्य संख्या दोनों को विभाजित कर रही है। तो 2 से इसमें जाता है, इसमें एक विषम है, एक विषम है। इस तरह से हम देखेंगे कि संख्या 7 ही है जो दोनों को विभाजित करती है, 7 चौको 28 और 7 पंजा 35। तो HCF निश्चित रूप से संख्या a और b का जो HCF आया हमारे पास, अर्थात संख्या 28 और 35 का जो HCF निकल के आया, ये 7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम इन दोनों का LCM भी ज्ञात कर सकते हैं। LCM 28 और 35 का LCM ज्ञात करने के लिए भी आपको ये तरीका पहले से सिखाया गया है कि 28 और 35 का अगर आपको LCM ज्ञात करना है तो आप विभाजित करते जाते हैं दोनों में से कोई भी संख्या अथवा दोनों संख्याएं। जैसे मैंने 2 से इसको विभाजित किया, ये 14 बार गया, 2 से ये विभाजित नहीं होता, इसको हूबहू उतार लेते हैं। इसी प्रकार हम आगे विभाजन करें 2 से, क्योंकि सम संख्या 2 से विभाजित होगी 7 और ये 35। अब दोनों संख्याएं इस आगे 2 के बाद 3 से विभाजित नहीं होगी, हम 5 से विभाजित कर सकते हैं, 7 विभाजित नहीं होगा और 35 का 7 बार। अब निश्चित रूप से 7 और 7 से विभाज्य हैं। तो ये इन संख्याओं का अगर हम गुणनफल ज्ञात करें तो वही इसका HCF होगा। तो LCM क्या आ गया हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूना 4 पंजे 20 और 20 को 7 से गुणा करें, ये हमारे पास प्राप्त हो गया 140 140 हमारे पास प्राप्त हो गया है। अगर हम देखें, इसको साफ कर लेते हैं, ये आप जानते हैं इसको ज्ञात करना। अब अगर हम देखें कि संख्याओं का गुणनफल, देखिए संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना प्राप्त होता है, संख्याओं का गुणनफल 28 गुणा 35 अगर आप करते हैं तो आप शीट पे इसको सॉल्व कर सकते हैं अलग से। ये हमारे पास 980 आएगा, 980। और इसी प्रकार से आप LCM और इनके HCF को, मेरा आशय इस वाले LCM और इसी वाले HCF से है, तो दोनों की अगर हम गुणा कर दें तो 7 गुणा 140, 7 गुणा 140 का गुणा का मान ये भी 980 आ गया, 14 7 98 980 हो गया। तो हमने देखा कि यदि आपके पास दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं दी हों, तो पूर्णांक संख्याएं दी हों, तो हम उनका LCM और HCF में इस गुण का सत्यापन कर सकते हैं। आपके परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप इस पर अपनी प्रश्नावली से और अधिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। एक अगली महत्वपूर्ण प्रमेय हमारे पास है। आज के टॉपिक में हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जिससे कि आपका आगे चल करके उसके अनुप्रयोग विविध समस्याओं को हल करने में सहायक होंगे। तो बच्चों, प्रमेय का सबसे पहले हम कथन लिखें। इसको आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रमेय संख्या 1.3 के द्वारा भी व्यक्त किया गया है। इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि माना P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और यदि P a स्क्वायर को
विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा या करता है, विभाजित करेगा। जो संख्या p है, ये आसान भाषा में आपके सामने लिख दिया है कि p यदि एक अभाज्य संख्या है और p का भाग पूरी पूरी बार a के वर्ग, a का वर्ग कोई संख्या a के वर्ग में जाता है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। और a के बारे में स्पष्ट करना जरूरी है, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक अर्थात a कोई भी नेचुरल नंबर है। तो इसकी उत्पत्ति हम सीखेंगे कि किस प्रकार इस प्रमेय को सिद्ध किया जाए। इसका प्रूफ अथवा उत्पत्ति। अब आप देखिए, p प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जो संख्या, एक संख्या अगर दूसरी संख्या को विभाजित करती है, निश्चित रूप से दूसरी संख्या का एक गुणनखंड वह संख्या होती है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि सबसे पहले हम a स्क्वायर के गुणनखंडों को मान लेते हैं। तो माना संख्या a के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या a के अभाज्य गुणनखंड p1, p2, p3 ... pn बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है। माना इसके n अभाज्य गुणनखंड हैं, तो माना संख्या a के अभाज्य गुणनखंड ये है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए a बराबर हम लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 सो ऑन सो फोर्थ pn। अर्थात हमने p1 से लेकर pn संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडन कर लिया और इनको आपस में गुणित कर लिया। तो इसका मान a के बराबर आना चाहिए, आएगा, क्योंकि इसी के गुणनखंड है। इसको मैं समीकरण संख्या 1 मान सकता हूं। चूंकि यहां पर संख्या a स्क्वायर का जिक्र है, तो मैं ये कह सकता हूं कि a स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, इसके दाएं पक्ष के वर्ग के बराबर, अर्थात इन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के वर्ग के बराबर। p1 गुणा p2 गुणा p3 गुणा pn, इन सब का मैंने वर्ग कर लिया, ये स्क्वायर का मान हो गया। तो चूंकि वर्ग सब में वितरित कर सकते हैं, अथवा हम इसको इसी प्रकार लिखें, दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है, p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर सो ऑन इंटू pn स्क्वायर। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम जो दी गई शर्त है उस पर आते हैं, दी गई कंडीशन उस पर आते हैं कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तो a स्क्वायर का कोई ना कोई, a स्क्वायर के अंतर्गत कोई ना कोई अभाज्य गुणनखंडन निश्चित रूप से p भी है। p अभाज्य संख्या, चूंकि दिया है कि अभाज्य संख्या p, अभाज्य संख्या p, चूंकि दिया है कि अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो ये p का मान p1 से लेकर pn में से कोई ना कोई एक अभाज्य संख्या अवश्य होना चाहिए। p स्वयं एक अभाज्य संख्या है और इसके अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि p1 स्क्वायर अभाज्य नहीं है, p1 अभाज्य है, ध्यान दीजिए। तो इसी तरह से p2 अभाज्य है, p2 का स्क्वायर वो तो उसके तो अधिक गुणनखंड हो गए। तो ये तो अभाज्य संख्याओं के वर्ग हैं, ये छोटे छोटे जो यहाँ पर p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर से लेकर pn स्क्वायर तक है। तो इसका आशय ये है कि p1 से लेकर pn में से कोई ना कोई एक अभाज्य संख्या अवश्य है। तो दिया है कि अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए p का मान p1 डॉट p2 डॉट pn में से कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है। तो अब
अब हम ये कह रहे हैं कि यहां से हम क्या कह सकते हैं कि p का मान इनमें से कोई है, ए स्क्वायर को विभाजित करिए और इनमें से कोई है, तो निश्चित रूप से p अगर इसको विभाजित करेगा यानी इसमें से किसी एक संख्या को काटेगा तो वो संख्या यहां भी स्थित है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि p a को भी विभाजित करेगा। तो इंप्लाइज दैट p संख्या a को भी विभाजित करती है। लास्ट बेंच। तो p संख्या a को भी विभाजित करती है, इसको मैं स्पष्ट करके यहां पर लिख दूं, इसलिए p संख्या a को भी विभाजित करेगी, क्योंकि नीचे थोड़ा देखने में समस्या है, तो यही हमारा प्रूफ करना था, यही हमने यहां पर सिद्ध करना था। इस तरह से ये प्रमेय हमारी सत्यापित हो जाती है। मैं इस प्रमेय के सारांश के बारे में आपको बता दूं और इसके अनुप्रयोग हमको आगे विभिन्न समस्याओं में करने हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या p के द्वारा विभाजित हो रहा है तो स्वयं वह संख्या भी अभाज्य संख्या p के द्वारा विभाजित होगी। प्यारे बच्चों, इसके अनुप्रयोग के रूप में हमको बहुत सारी संख्याएं जिनको हमने पिछली क्लास में अपरमेय के रूप में वर्गीकृत करा था, अभी भी हमने उनकी चर्चा करी है। जैसे हम कहते हैं कि √2 अपरमेय है, √3 अपरमेय है, √5 अपरमेय है। तो इस प्रकार की संख्याओं को अपरमेय सिद्ध करने में इस प्रमेय का हमको बार बार प्रयोग करना होगा, इसीलिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, आपको इसका कथन सर्वदा ध्यान रखना है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इस पर भी अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में मैंने अभी आपसे चर्चा करी कि कैसे इस प्रमेय के अनुप्रयोग अन्य प्रमेयों को सिद्ध करने में होते हैं। तो एक मैं प्रमेय लिख रहा हूं, इसके अंश को हम प्रारंभ करते हैं। प्रमेय सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके उत्पत्ति अर्थात इसको प्रूव करने का जो तरीका होगा वो विरोधोक्ति से होगा, यानी कि हम ये मान लेंगे कि जो कथन हमको सिद्ध करना है उसका विलोम सत्य है। अर्थात हम ये मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। अब हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, एक भिन्न के रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो संख्याओं a व b का अस्तित्व इस प्रकार है, संख्याओं पूर्णांक संख्याओं a और b का अस्तित्व इस प्रकार है कि √2 बराबर a/b, √2 बराबर a/b, जहां a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात a और b को काटने के बाद संक्षिप्त रूप में हमने व्यक्त करा है। तो √2 = a/b। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, इस इक्वेशन को, √2 को मैं इधर ले आया, √2 गुणा आ गया b बराबर a। इसका वर्ग अगर कर लेते हैं तो वर्ग करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, √2 का वर्ग 2, b का वर्ग b वर्ग, a का वर्ग a का वर्ग। तो आप देखिए b कोई पूर्णांक है तो b का वर्ग भी पूर्णांक है, 2 से गुणा करने पर 2 पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक होता है, अर्थात ये एक पूर्णांक संख्या है, और ये a² भी पूर्णांक संख्या है। तो a² का एक गुणनखंड 2 आ रहा है तो a² में 2 का भाग जाएगा, इसलिए a² 2 से विभाज्य है, ऐसा हम लिख सकते हैं, a² 2 से विभाज्य है। अब आप देखिए a² 2 से विभाज्य है,
अर्थात अभी थोड़ा देर पहले जिस प्रमेय का मैंने जिक्र किया था कि ए भी क्या होगा, 2 से विभाज्य है। इसका कारण आप लिख सकते हैं, किस कारण ए से विभाज्य है। अभी जो प्रमेय हमने चर्चा करी 1.3, उसका पूरा स्टेटमेंट आप यहां पर लिख सकते हैं। जो पिछले प्रमेय का कथन था कि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो ए भी 2 से विभाज्य होगा। जब ए 2 से विभाज्य होगा तो ए को हम 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ए बराबर 2c, जहां ये लिखने का संक्षिप्त तरीका है c बिलोंग्स टू z। अर्थात बिलोंग्स टू का मतलब है, बिलोंग टू का अर्थ होता है, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग टू का अर्थ होता है c बिलोंग्स टू z, यानी c z समूह से हमने लिया है। c कोई ना कोई पूर्णांक है, तो a बराबर 2c हो गया। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं थोड़ा देर के लिए, और इसको इक्वेशन 2 कह दूं, और a बराबर 2c के मान को यहां रख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या आता है, 2b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक ही जगह स्थापित कर लिया है 2c। अब आप देखिएगा कि ये 2b का स्क्वायर हमारे पास निकल के आएगा 2 2 जा 4c का स्क्वायर। 2 से 4 कट जाता है 2 बार, तो ये क्या निकल के आएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। इसलिए मैं फिर पुनः ये कथन कह सकता हूं कि b स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, b स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। इसलिए फिर पुनः वही प्रमेय जो हमने थोड़ा देर पहले प्रयोग की कि यदि b स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो b भी 2 से विभाज्य है। अब देखिए, इसको मैं स्टेटमेंट 2 कह दूं, इसको 1 कहा था, इसको 2 कह दिया कि b भी 2 से विभाज्य है, और एक स्थान पर हमने देखा था कि a 2 से विभाज्य है। इसको इक्वेशन 1, चलो इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए, स्टेटमेंट 3 कह दीजिए, ताकि इनको हम इंगित कर सके। देखो मेरा अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आप अगर इक्वेशन नहीं डालते हैं तो इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये दोनों महत्वपूर्ण कथन है। हमने क्या कहा कि 2 a को भाग करता है, 2 का पूरी बार भाग a में जाता है, 2 का पूरी बार भाग b में जाता है, अर्थात a भी 2 से विभाज्य है और b भी 2 से विभाज्य है। इसलिए इन दोनों से 2 और 3 कथन से हम क्या कह सकते हैं कि a तथा b 2 से विभाज्य, a तथा b 2 से विभाज्य है। अब आप देखिए, a तथा b 2 से विभाज्य हैं, तो a तथा b अगर 2 से विभाज्य हैं तो a बटा b जो भिन्न है वो 2 से कट सकती है। तो इसका मेरा कहने का आशय ये है, a व b सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य होती तो भाई 2 से विभाजित नहीं होती। और हमारा शुरू की धारणा क्या थी कि a और b सह अभाज्य संख्या है, ये हमारा स्टेटमेंट था। अब यहां देखिए, ये हमारा स्टेटमेंट 2 आ गया है। पहला स्टेटमेंट मेरा ये कहता था कि √2 a बटा b के बराबर है, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। और अब जब मेरा निष्कर्ष इसके आधार पर निकला तो मैंने देखा कि a और b सह अभाज्य नहीं है। तो ये हमारी धारणा के विपरीत है, जो हमने पूर्व कथन किया था उसके विपरीत है। तो अतः 1 और 2 असंगत है। पहले ने जो बोला दूसरे कथन ने उसका विरोध कर दिया। पहले ने तो बोला a और b सहअभाज्य है, और अब जो कथन कह रहा है कि a और b सहअभाज्य नहीं है। तो ये विरोधाभास क्यों पैदा हुआ? उक्त विरोधाभास हमारी धारणा के, हमारी त्रुटिपूर्ण धारणा कह सकता हूं मैं, त्रुटिपूर्ण अथवा असंगत धारणा से उत्पन्न हुआ है। देखिए हमारी धारणा क्या थी, प्रारंभिक धारणा क्या थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक देखिए अत्यंत रोचक है ये, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका अच्छे से अभ्यास करें। बहुधा ये इस प्रश्न को भी आपकी परिषदीय परीक्षाओं में, विभिन्न टेस्ट में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसकी अवश्य पुनरावृत्ति करें। और इससे मिलता जुलता एक अभ्यास प्रश्न आज आपके लिए देते हैं कि आपको दर्शाना है इसी आधार पे कि √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।